हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। कहानी शुरू होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने रूम में उठता है और आसपास सिर्फ और सिर्फ नेचर को देख पाता है। वो तब रूम से बाहर आता है और एक वाटर स्पेल को कास्ट करता है। हमें तब दिखाया जाता है कि वो असल में उस जगह तक पहुंचा कैसे है। असल में वो एक ऐसी जगह पहुंचा है जो एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। हमें तब उसका नाम रियो बताया जाता है और वहाँ एक आदमी उसका स्वागत करता है क्योंकि काफी दिनों बाद कोई विजिटर वहाँ पर आया था। वो आदमी रियो को बताता है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। जब वो आदमी से पूछता है कि क्या तुम गॉड हो, तो वो कहता है नहीं, मैं गॉड नहीं, एक तरह का एंजल हूँ। रियो उस एंजल को याद रखने के लिए उसको माइकल नाम दे देता है। माइकल उसे बताता है तुम एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होंगे जहाँ तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, यानी कि एक पीसफुल जिंदगी। रियो तो ये सुनकर खुशी हो जाता है और कहता है कि उसे सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहिए। एंजल कहता है कि उसे भेजा जाएगा एक मैजिकल वर्ल्ड में जिसका नाम है फी, जहाँ हर 5 में से एक इंसान के पास मैजिक होता है। रियो का एट्रीब्यूट होगा वाटर और क्योंकि उसने पीसफुल लाइफ मांगी है इसलिए उसे सीधा भेज दिया जाएगा रोंडो फॉरेस्ट में। वहाँ उसके लिए एक घर और खाना 2 महीने तक रेडी किया जाएगा और मॉन्स्टर उसके घर के पास भी नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर एक बैरियर लगा होगा। इसके बाद रियो अपनी नई दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि वो ऐसी लैंग्वेज पढ़ सकता है जो उसने कभी सीखी भी नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वाटर स्पेल के लिए उसे कोई मंत्र बोलना ही नहीं पड़ता है, बस उसे विजुअलाइज करना पड़ता है। लेकिन रियो को बोलकर स्पेल करना ज्यादा पसंद होता है तो उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। वो नोटिस करता है कि अभी तक वो सिर्फ कोल्ड वाटर ही समन कर सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसे एक गर्म बाथ लेना था, लेकिन वो सिर्फ कोल्ड वाटर ही समन कर पा रहा था, जिस वजह से वो आग जलाने की कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी वो आग जला ही नहीं पाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो पानी फ्रीज करके एक लेंस बना ले तो सनलाइट यूज करके फायर जलाई जा सकती है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का विजुअलाइजेशन करता है और आइस बनाता है और उससे वो फाइनली अपना कैंप फायर जला लेता है और उसकी मदद से वो हॉट वाटर बाथ भी ले लेता है। इसके बाद वो दिन खत्म हो जाता है और रियो खुश होता है कि उसने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। अब उसके दिमाग में अगला सवाल है कि अगर वो आइस बना सकता है तो क्या वो हॉट वाटर नहीं बना पाएगा। वहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम उसे याद आता है कि माइकल ने उसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते का खाना बना कर रखा है, मतलब जल्दी ही उसे जंगल में खुद से फूड बनाना पड़ेगा वरना वो भूख से ही मर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर जंगल में मॉन्स्टर भी हो सकते हैं और सिर्फ एक छुरी लेकर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए उसे अपनी वाटर मैजिक के ऑफेंसिव साइड को भी डेवलप करना पड़ेगा। रियो वाटर मैजिक को अच्छे से सीखने लगता है, पर इतनी आसानी से एक मैजिक को सीखना आसान नहीं था। इसके बाद वो एक नया अटैक टेस्ट करता है जिसका नाम होता है वाटर जेट, जो सुपर स्पीड में एक थीन वाटर स्ट्रीम निकालता है, लेकिन उसकी पहली कोशिश तो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि माइकल ने कहा था कि मैजिक की असली एसेंस विजुअलाइजेशन होती है, मतलब हर स्पेल को प्रॉपर्ली विजुअलाइज करना होगा और टाइम के साथ एक्सपीरियंस लेना होगा। इसके बाद रात के टाइम रियो एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली एक नया डिस्कवरी करता है कि आइस क्रिएशन प्रोसेस को रिवर्स करके वो हॉट वाटर भी बना सकता है। अगली सुबह वो नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है कि वो हवा से डायरेक्टली आइस क्रिएट करेगा। ये थोड़ा स्लो होता है लेकिन ये पॉसिबल है। रिवर को ये बहुत पसंद आता है। उसका प्लान था कि आइस से ऑफेंसिव स्पेल बनाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आइस से ज्यादा दूर तक ट्रेवल ही नहीं कर सकती है और लड़ाई में ऐसे स्पेल बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं। इसीलिए रियो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और ऐसे दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और फाइनली रियो अब कुछ सेकंड में ही लांस बना लेता है, लेकिन रेंज वो तो अभी भी ज्यादा नहीं होती है। अब उसे लगता है कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। वो तब बैरियर से बाहर निकल जाता है और एक्सप्लोरेशन के दौरान रियो एक नदी तक पहुंचता है और वहां उसे एक वार्ड्स स्टोन मिलता है। इसकी मदद से अब वो बिना सूरज के मदद के भी आग जला सकता है। वो तब जंगल के ओर अंदर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी मुलाकात होती है एक वाइल्ड बोर से, जिसे देखने से लग रहा था कि वो एकदम गुस्से में था। रियो को तो कुछ समझ नहीं आता, उसके पैर तो जैसे जम गए हो और तभी वो बोर उस पर अटैक कर देता है, पर वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब रियो एक स्मार्ट मूव चलता है और जमीन पर आइस क्रिएट
करता है, जिससे बोर स्लीप हो जाता है और फिर एक और अटैक करके उसे रियो मार देता है। लेकिन घर लौटने के बाद रियो को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो बोर को उसने मारा था वो तो जंगल का सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर था। और अब उसकी किताब के लास्ट पेजेस में लिखा होता है ड्रैगन के बारे में, जो पूरी की पूरी सिटी को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बस यही नहीं, उस किताब में एक और टेरिफाइंग रेस का जिक्र होता है जिसका नाम था आकुमा। ये एक फॉलन एंजल्स जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये है क्या और कहां से आते हैं ये कोई नहीं जानता। बस इतना क्लियर है कि ये क्रिएचर्स बहुत डेंजरस होते हैं। इसके बाद अगली सुबह रियो का सफर एक नए चैलेंज के साथ फिर शुरू होता है। जैसे ही वो कुछ फ्रूट्स खा रहा होता है, अचानक एक अजीब सा बर्ड उस पर अटैक कर देती है। यह था एक किलर हॉक, जो कि एक स्किल यूज करता है जिसका नाम है एयर स्लैश। यह एक इनविजिबल वाइंड स्पेल है जो सामने वाले के आराम से टुकड़े टुकड़े कर सकती है। रियो समझ जाता है कि वहाँ से भागना मुश्किल है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ाई करेगा। वो अपने आइस स्पेल का यूज करके अटैक को रोकता है, लेकिन हॉक इजीली हार नहीं मानता है। पर आखिरी वक्त पर रियो खुद को आइस में कवर कर लेता है और उस हॉक को इंजर्ड कर देता है, और खास करके वो उसकी एक आंख को जख्मी कर देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। रियो तभी सोचता है, क्या ये है वो पीसफुल लाइफ जो मुझे प्रॉमिस की गई थी? रोज न रोज किससे लड़ना पड़ता रहता है। और तो और हॉक से भागते वक्त उसे अपने घर जाने का रास्ता भी खो दिया था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका घर कहाँ पर है। वो तब फिर धीरे धीरे रास्ता ढूंढने लगता है और ऐसी ही रात हो जाती है। तभी अचानक उसे एक सर कटा क्रिएचर दिखता है। अब धीरे धीरे रियो रोज जंगल में आकर नए नए मॉन्स्टर से फाइट करता रहता है, और धीरे धीरे अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने वाटर स्किल में धीरे धीरे महारत हासिल कर ली थी। और हर रात वो उसी सर कटे क्रिएचर के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। और इस रात भी वो क्रिएचर सामने आता है। असल में उसका जिक्र उस मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया में कहीं हुआ ही नहीं था। शायद ये मॉन्स्टर नहीं है, या फिर एक और हायर लेवल एग्जिस्टेंस है। जो भी हो, रियो उससे लड़ते हुए हिम्मत नहीं हारता है। वो सीधा उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान रियो को क्लियर हो जाता है कि ये उसके लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो क्रिएचर रियो को ट्रेन कर रहा हो, और सच में वो उसे एक नई स्किल भी सिखाता है, जो थी वाटर स्वॉर्ड और आइस स्वॉर्ड बनाना। और वो उसे तब अपना स्वॉर्ड दे देता है। कुछ दिन बाद फिर से वही हॉक सामने आता है, लेकिन अब वो एकदम बदल चुका था। रियो नोटिस करता है कि उसमें एक नई पावर आ गई है जो उसकी स्पेल को तोड़ सकता है। रियो सोचता है ये शायद एंटी मैजिक होगा, लेकिन असल में वो एक साउंड बेस्ड पावर था। और तो और हॉक एक थंडर जैसा अटैक भी करता है जो लगभग रियो को खत्म ही कर देता है। और रियो के तो एक भी मैजिक का असर उस हॉक पर हो ही नहीं रहा था। अब सिचुएशन डेंजरस हो चुकी थी, इसलिए रियो को अपनी आइस स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है। एक बड़े फाइट के बाद फाइनली रियो हॉक के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिससे वो ग्राउंड पर गिर जाता है। और उसे समझ में आता है कि हॉक ना बदले की भावना से लड़ रहा था, क्योंकि उसकी एक आंख रियो ने छीन ली थी। और हॉक या फिर ईगल के लिए आंख जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। कि रियो अब लड़ाई जीत जाता है, लेकिन उसे जीतने पर खुशी नहीं होती है। उल्टा वो तो बहुत ही अजीब महसूस करता है, क्योंकि इसी हॉक की वजह से उसकी कॉम्बैट स्किल और सर्वाइवल क्वालिटीज इम्प्रूव हुई थी। इसीलिए वो दिल से शुक्रिया कहना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रेस का असली रीजन वही हॉक था। खैर इसके बाद रियो घर लौट ही रहा था कि सामने आ जाता है एक ड्रैगन। और सरप्राइज यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रैगन उससे टेलीपैथी की मदद से बात करता है। ड्रैगन कहता है कि वो थोड़ा डर रहा था कि शायद टेलीपैथी काम ना करे, क्योंकि काफी टाइम से उसने इसका यूज ही नहीं किया था। ड्रैगन यहाँ पर सीधा रियो से पूछता है, क्या तुमने आसपास यहाँ पर एक इवोल्व्ड किलर फैल्कन को देखा है? रिवर कहता है, हाँ अभी कुछ वक्त पहले ही देखा था। और फिर डाउट में पूछता है, क्या वो तुम्हारा सर्वेंट था? अगर हाँ तो सॉरी। ड्रैगन समझ जाता है कि उस फैल्कन को रियो ने मार दिया है। फिर ड्रैगन रिवर को एक और शॉकिंग बात बताता है कि उसकी कमर में जो तलवार है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि फेरी किंग की स्वॉर्ड है। और अगर फेरी किंग ने उसे रियो को दिया है तो इसका मतलब है कि उसे रियो पसंद आया होगा। रियो इस बात पर श्योर नहीं होता, लेकिन उसके मन में अब हजारों सवाल होते हैं जो वो ड्रैगन से पूछना चाहता था। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है और तब ड्रैगन कहता है कि अब उसे बुलाया जा रहा है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। रियो उसका शुक्रिया करता है और उसे उसका नाम बताता है। उसके जवाब में ड्रैगन भी
अपना नाम बताता है लेग्विन और कहता है कि उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। रियो शौक में होता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक ड्रैगन से बातचीत करके जिंदा बच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल रियलाइज करता है कि रियो के अंदर एक हिडन एट्रीब्यूट है जो पहले उसने नोटिस ही नहीं किया था। यह एट्रीब्यूट उसने पिछली बार तब देखा था जब एक औरत का पहली बार रीइंकार्नेशन हुआ था और तब से लगभग 1000 साल गुजर चुके हैं। अब तक ये वाला एट्रीब्यूट किसी में नहीं देखा गया। इस एट्रीब्यूट का नाम होता है एटर्नल यूथ। इसके बाद एक दिन रियो एक समुन्दर के किनारे आया होता है जहां उसे एक टूटी हुई शिप दिखाई देती है और वहां पर उसे एक लाश मिलती है और थोड़ा आगे देखने पर लगता है कि कोई जिंदा भी बचा हुआ है यहाँ पर। यह देखकर हमारा हीरो काफी एक्साइटेड हो जाता है। सब कुछ देखने से लगता है कि उन पर एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर ने अटैक किया था और कुछ देर बाद ये लोग किनारे तक पहुँच गए होते हैं। इसके बाद वो लड़का होश में आ जाता है और हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सोचता है कि वो कहाँ पर है। तभी उसे रियो मिलता है जो उसे ग्रीट करता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। वो लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि उसे रियो की प्रेजेंस महसूस ही नहीं हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे उसका ड्रेसिंग स्टाइल हैरान करता है क्योंकि वो बहुत ही वाइल्ड लग रहा था। उसे लगता है कि ये पहला इंसान तो नहीं हो सकता है। तो वो पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम है एबेल और वो रियो को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। रियो कहता है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो बस उसे अपने घर ले आया था। लेकिन रियो उसे ये भी बताता है कि सिर्फ वही एक जिंदा बचा है, बाकी सब मर गए हैं। जिस पर एबेल कहता है कि उन लोगों के लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब स्मगलर्स थे। लेकिन तभी उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है तो रियो उससे पूछता है कि क्या वो खाना खाना चाहता है। यहाँ रियो अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन एबेल पूछता है कि क्या उसके पास और कपड़े हैं। रियो कहता है नहीं क्योंकि यहाँ कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक तक नहीं है। एबेल सोचता है कि शायद उसे कपड़े खरीदने चाहिए पर तुरंत ही वो रियलाइज करता है कि शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे। रियो कहता है कि इस एरिया में कोई भी नहीं रहता है, यहाँ एक भी टाउन नहीं है। एबेल समझ जाता है कि रियो सिर्फ हंटिंग और फार्मिंग से ही सरवाइव करता है। एबेल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ ही पूछता है कि क्या वो छुरी उसका वेपन है। रियो कहता है हाँ, कभी कभी डिफेंस के लिए या फिर शिकार को साफ करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादातर तो वो अपने वाटर मैजिक का ही यूज करता है। एबेल कहता है कि सेंट्रल प्रोविंसेस में सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं और वो खुद मैजिक यूज नहीं कर सकता। रियो को ये सुनकर काफी हैरानी होती है क्योंकि उसने तो सुना था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर पाते हैं वहाँ पर। तब एबेल कुछ चेक करना चाहता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे समुद्र के किनारे ले चले। रास्ते में वो रियो से पूछता है कि क्या उसे मैजिक के लिए छड़ी की जरूरत नहीं होती। रियो कहता है नहीं तो, और एबेल फिर सोचता है कि शायद गरीब होने की वजह से उसके पास छड़ी भी नहीं होगी। एबेल तब रियो से कहता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो उसे अपने ऊपर छोड़ दे। रियो के पास कोई चॉइस नहीं होती है और वो मान जाता है। जब वो बीच पर पहुंचते हैं तो वहाँ बॉडीज गायब मिलती हैं। शायद किसी मॉन्स्टर ने उन्हें खा लिया हो या फिर समुद्र की लहरों ने उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। एबेल कहता है कि अगर अभी रियो ने उसकी जान ना बचाई होती तो वो भी अभी तक मर चुका होता। रियो कहता है देखो ये सिर्फ किस्मत की बात है। एबेल उससे रिक्वेस्ट करता है देखो ज्यादा फॉर्मल वे में बात ना करे क्योंकि वो उसे बार बार सर और आप कहकर बात कर रहा था। फिर एबेल कहता है कि उसे जो ढूंढना था वो तो मिला नहीं, तो अब वो अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा। उसे असल में लूने जाना चाहिए, लेकिन अभी वो सोचता है कि ये बहुत साउथ में है। रियो को इस लोकेशन का कोई आइडिया नहीं होता है, पर उसे लगता है कि नॉर्थ की तरफ जाना सही रहेगा। एबेल फिर रियो से भी पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, क्योंकि एबेल को एरिया का कोई ज्ञान नहीं होता है और रियो की मदद उसके बहुत काम आएगी। रियो तो बिना सोचे तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि प्रिपरेशन के लिए उन्हें कल तक रुकना होगा। रात में रियो कहता है कि उसे किसी से अलविदा कहने जाना है जो सिर्फ इसी वक्त दिखाई देता है। रियो एक्चुअली हेडलेस क्रिएचर से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि कल से वो रोंडो फॉरेस्ट छोड़कर थोड़ी देर के लिए निकल रहा है। रियो उसे थैंक्स बोलता है
क्योंकि अगर वो ना होता तो यहाँ सरवाइव करना मुश्किल था। और रियो ये भी बताता है कि आज उनका लास्ट एनकाउंटर होगा, इस वजह से वो पूरी शिद्दत से लड़ता है। फाइट के बाद हेडलेस उसे एक बबल देता है जिसमें एक खास आउटफिट होता है। ये क्लियरली एक गिफ्ट होता है और रियो फैसला करता है कि इसे वो गर्व के साथ पहनेगा। अगले दिन एबल और रियो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक वाइल्ड बोर मिलता है। एबल रियो को कहता है कि बस देखते रहो, इस बार वो खुद लड़ाई करेगा, और एक ही मूव में वो पूरे बोर को खत्म कर देता है। बाद में दोनों एक ट्री के नीचे कैंप करते हैं और कैंप फायर के साथ रात गुजारते हैं। अगले दिन उनकी मुलाकात होती है लिजार्ड मैन से, जो आमतौर पर बहुत ही डेंजरस अपोनेंट होते हैं। इसीलिए ये लोग सीधा फाइट करने की बजाय वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद रियो महसूस करता है कि लिजार्ड मैन उनका पीछा कर रहे हैं। एबल तुरंत चौकन्ना हो जाता है। रियो कहता है कि इनकी गिनती बहुत ज्यादा है और हमें अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। वो तब अपने पावर से सभी मॉन्स्टर को मार देता है। बाद में एबल रियो से पूछता है कि उसने कौन सा स्पेल यूज किया था। रियो जवाब देता है कि वो आइस लेंस नामक एक वाटर स्पेल था। एबल हैरान हो जाता है क्योंकि रियो ने एक साथ 4 आइस लेंस बना दिए थे, जबकि एक स्पेल का नॉर्मली एक ही इफेक्ट होता है। रियो की पावर को देखकर तो एबल बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर एबल एक कॉइन दिखाता है, जो देखकर रियो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इस दुनिया का पैसा पहले कभी नहीं देखा था। एबल बताता है कि यह ब्रोंज फ्लोरिन है, जो किंगडम ऑफ नीले की करेंसी है। ये वही जगह है जहाँ पर लूने हैं और यही इनका डेस्टिनेशन भी है। एबल ये भी क्लियर करता है कि सेंट्रल प्रोविंसेस अपना अलग अलग कॉइन बनाते हैं, लेकिन सभी का नाम एक ही होता है। रियो पूछता है कि क्या नीले किंगडम सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट है। एबल कहता है हाँ, और एक्सप्लेन करता है कि सेंट्रल प्रोविंस में 3 बड़े नेशंस हैं, नीले किंगडम, बुई एम्पायर और हांडा लियो फेडरेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो एक खुली जगह पर निकलते हैं और अचानक पत्थर उन्हें घेर लेते हैं। यह असल में एक स्टोन गोलेम का नेस्ट होता है। रियो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि गोलेम ह्यूमैनॉइड शेप के होते होंगे, जैसे कि उनके हाथ होंगे, पैर होंगे, मुंह होंगे, लेकिन ये तो अलग ही टाइप के थे। एबल पहले अटैक करता है, लेकिन स्टॉर्म गोलेम तुरंत रीजनरेट हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि इन्हें हराना आसान नहीं होने वाला है। रियो फिर डिसाइड करता है अपना एक नया पावर को ट्राई करने का। वो अपने पावर से एक बहुत ही बड़े आइस बॉक्स को समन करता है और उन्हें गोलेम के ऊपर गिरा देता है और सबको खत्म कर देता है। आखिर में गोलेम मारे जाते हैं और उसके अंदर एक मैजिक स्टोन होती है। एबेल कहता है कि इसके रंग और साइज से तो लगता है कि इस गोलेम ने बहुत सारे मॉन्स्टर खत्म किए होंगे। रियो सोचता है कि यह उनकी रिवॉर्ड होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गोलेम को हरा दिया है, लेकिन बाकी मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन लेना मुश्किल होगा। आगे चलने पर वो दोनों एक नए मॉन्स्टर से टकराते हैं जिन्हें एबेल कहता है बेमोन। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सिर्फ बेमोन नहीं बल्कि दूर से और भी मॉन्स्टर उस तरफ आ रहे होते हैं। और फिर अचानक से एबेल और रियो को एक मॉन्स्टर बैटल देखने को मिलती है। एबेल को लगता है कि बेमोन डिसएडवांटेज में है, लेकिन रियो को ऐसा नहीं लगता। फाइट शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद बेमोन एक ऐसा पावर यूज करता है जो उसके सारे अपोनेंट को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो एक जगह पर रात में कैंप फायर लगाते हैं जहाँ पर रियो को पता चलता है कि कुछ डंजन्स में ऐसे ट्रैप होते हैं जो मैजिक को नलीफाई कर देते हैं। डंजन शब्द सुनते ही रियो तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। एबेल उससे पूछता है कि क्या उसे डंजन्स पसंद है। रियो तुरंत कहता हाँ, मुझे तो एक डंजन में घुसना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एबेल कहता है तो फिर तुम्हें खुशी होगी ये जानकर कि सेंट्रल प्रोविंसेस का इकलौता डंजन वही लूने में है जहाँ हम जा रहे हैं। रियो थोड़ा शॉक हो जाता है और एबेल से पूछता है कि उसने पहले ये बात क्यों छुपाई। एबेल कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं छुपाई, उसे तो लगा ही नहीं था कि रियो को डंजन में इंटरेस्ट होगा। एबेल बताता है कि इस दुनिया में डार्व्स और एल्व्स भी होते हैं। डार्व्स महान ब्लैक स्मिथ होते हैं और बहुत अच्छे फाइटर्स भी। कुछ ड्वार्फ्स तो लूने में रहते हैं। अगर हम एल्व्स की बात करें तो लूने में सिर्फ एक एल्फ है, क्योंकि एल्व्स जनरली अपने फॉरेस्ट में ही रहते हैं और बाहर निकलना उनका कॉमन हैबिट नहीं है। खैर अगले दिन रियो श्योर होता है कि जैसे वो माउंटेन्स को क्रॉस करेंगे उन्हें ह्यूमन टेरिटरी मिल जाएगी। एबेल उससे पूछता है
तुम्हें ये कैसे पता? असल में रियो को ये बात उस ड्रैगन ने कही थी, लेकिन रियो एबेल को ये नहीं बताता कि उसने एक ड्रैगन से बात करी थी। उसके बदले में वो कह देता है कि उसके पास एक ऐसी सोर्स है जो इंसानों से भी ज्यादा नॉलेज रखती है। लेकिन तभी अचानक उनका सामना होता है एक ग्रिफिन से। यह क्रिएचर बहुत ही पावरफुल होता है। एबेल तो डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन रियो के साथ वो थोड़ा मीट फेंक देते हैं और ग्रिफिन के अटैक डॉज करके उसे भगा देते हैं। एबेल तो अभी भी डर से कांप रहा होता है, क्योंकि ना तो वो बेमन को हरा सकते थे और ना ही ग्रिफिन को। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें वही बर्ड क्रिएचर वेवन दिखती है जो एक मॉन्स्टर को खा रहे थे। और अब सवाल उठता है क्या करे? रियो लड़ना चाहता है, लेकिन एबेल कहता है कि वो दोनों उन्हें नहीं हरा सकते। रियो कहता है कि शायद अगर वो उनके विंग्स को तोड़ दे तो उन्हें मारना इजी होगा। एबेल मानता है कि शायद ये काम करे, तो रियो अपनी आइस मैजिक से उनके विंग्स को फ्रीज कर देता है और एबेल उन्हें फिनिश कर देता है। थोड़ी देर बाद और मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन रियो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और वो आराम से उन्हें मार देता है। ये क्लियर हो जाता है कि दोनों की टीम अब और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल बिठा रहे हैं। ऐसे ही लॉन्ग जर्नी के बाद वो लोग माउंटेन रेंजेस को भी पार कर लेते हैं और अब लगता है कि वो ह्यूमन टेरिटरी के और भी करीब आ गए हैं। इसके बाद बहुत दूर जर्नी करने के बाद एबेल इधर उधर देखने लगता है और डिसाइड करता है कि अगर वेस्ट साइड से चले तो उन्हें केलाइडी पहुंचना चाहिए। यह सुनकर रियो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे काफी टाइम से एक बेड पर सोने की इच्छा थी। एबेल भी कहता है कि उस टाउन जाना सही होगा, क्योंकि वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। टाउन में पहुँचते ही एबेल रिकमेंड करता है कि रियो को ना एक एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करना चाहिए। गिल्ड कार्ड एक आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है। इससे किसी भी टाउन या नेशन में एंट्री मिल जाती है बिना दिक्कत के। एबेल बताता है कि जब वो यहाँ आए थे तब रियो के लिए उसे गारंटी देनी पड़ी और एक सिल्वर कॉइन पे करना पड़ा था। रियो थोड़ा डाउट करता है कि कहीं एबेल इल्लीगल चीजों में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एबेल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर गिल्ड के और भी फायदे हैं, जैसे वो मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल को बेस्ट प्राइस पर खरीदते हैं। वैसे भी इन चीजों का यूज सिर्फ एल्केमिस्ट करते हैं। रियो क्यूरियस होकर पूछता है क्या एल्केमी सच में एग्जिस्ट करती है? तभी खाना आ जाता है और रियो शॉक होता है कि उनके सामने करी लाया गया है। एबेल कहता है कि यही डिश वो रिकमेंड करना चाहता था और बस पहली बाइट के बाद ही रियो रुकता ही नहीं है, बिल्कुल भूखे इंसान की तरह खाने लगता है। प्लेट खत्म करते ही वो एक और ऑर्डर कर देता है। अगले दिन सुबह रियो मानता है कि उसने करी को काफी एंजॉय की। एबेल को ये सुन के शौक लगता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियो को ये इतना पसंद आएगा। लेकिन रियो थोड़ा डाउट करता है और सोचता है कि शायद एबेल करी को भी एक सीक्रेट की तरह छुपा रहा था। रियो के शब्दों से लगता है कि एबेल को वो ज्यादा पसंद नहीं आया। खैर कुछ घंटों के ट्रेवल के बाद वो फाइनली लूने पहुंच जाते हैं, एक सिटी जो व्हीट फील्ड से घिरी हुई होती है। गेट पर गार्ड नीमुर एबेल को पहचान लेता है और शौक होता है कि वो अभी तक जिंदा है। एबेल इंट्रोड्यूस करता है रियो को और नीमुर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने एबेल की जान बचाई थी। एंट्रेंस फी पे करने के बाद एबेल कहता है कि पहले वो गिल्ड जाएंगे, क्योंकि रियो एबेल के साथ है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम उसे प्रमोशन मिलने के चांसेस हाई है। नॉर्मली रैंक F से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर रिकमेंडेशन B रैंक या उससे ऊपर के एडवेंचरर का हो तो रैंक E या फिर D से शुरू हो सकता है। रियो को पता चलता है कि एबेल B रैंक या उससे ऊपर का है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। एबेल बताता है कि हाई रैंक पर कॉम्प्लिकेटेड मिशन एक्सेप्ट करने को मिलता है और उनके रिवॉर्ड्स भी बेस्ट होते हैं। एबेल कहता है कि रियो को पैसे की टेंशन अभी लंबे टाइम तक नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफी मैजिक स्टोन्स हैं। हाँ, लेकिन एक ही बार में सब बेच देना मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए एबेल कहता है कि उन्हें गिल्ड मास्टर के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। लेकिन जैसी रियो गिल्ड के अंदर एंट्री करता है तब सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सबको तो लगा था कि वो सच में मर गया है। रियो शॉक हो जाता है देखकर कि एबेल कितना पॉपुलर है। बिना किसी को डिस्टर्ब किए रियो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा बाहर घूम कर आएगा,
लेकिन अचानक ही उसकी मुलाकात एक एल्फ से होती है। वो एल्फ उससे कहती है कि जो कपड़े वो पहने हुआ है वो तो फेरी किंग के हैं, और वो रियो को कांग्रेचुलेट करती है। शायद उसे रियो पसंद आ गया हो और वो तब वहाँ से फिर चली जाती है। तभी एबेल बाहर आता है और पूछता है कि रियो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे वो अंदर लेकर जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करता है कि यही उसका सेवियर है। एबेल तभी कहता है कि रियो अब एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करेगा, तो सब उसका अच्छा ख्याल रखे। एबेल रियो को पुश करता है खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सभी लोग रियो को थैंक्स बोलते हैं और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं एबेल की जान बचाने के लिए। कुछ देर बाद एबेल रिसेप्शनिस्ट को रिकमेंड करता है कि रियो को कम से कम डी रैंक तो दिया ही जाए। रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि क्रिम्सन स्वॉर्ड का कोई भी मेंबर आज तक कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता था। एबेल कहता है कि रियो ये डिजर्व करता है। रिसेप्शनिस्ट रियो से प्रूफ मांगता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाए, जिस पर एबेल बोलता है कि वो गिल्ड मास्टर के साथ बैठकर ये टॉपिक और कुछ और डिस्कस करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वेटिंग रूम में गिल्ड मास्टर आता है। उसका नाम होता है हग। वो एबेल को देखकर कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। खैर, ये उसके लिए एक बड़ा रिलीफ है। हग रियो को भी शुक्रिया करता है एबेल की जान बचाने के लिए। एबेल हग को कहता है कि वो रियो को रैंक अप करना चाहता है। हग कहता है कि रियो को अपनी पावर दिखानी होगी। एबेल कहता है कि रियो ये खुशी से करेगा, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि रियो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हग को तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। एबेल उसे तब कुछ मैजिक स्टोन्स देता है और कहता है कि रास्ते में उन्होंने मॉन्स्टर से ये मैजिक स्टोन कलेक्ट किए हैं। हग उन्हें देखता है और तुरंत ही पहचान लेता है कि ये ग्रीन कलर के वाइंड स्टोन्स हैं। वो पूछता है कि ये कौन से मॉन्स्टर के हैं। थोड़ा अच्छे से देखने के बाद हग शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये वेवर्न्स के स्टोन है। एबेल कंफर्म कर देता है कि हाँ। हग कहता है अगर इनके पास इतने स्टोन्स है तो इसका मतलब उन्होंने एक पूरा वेवर्न्स आर्मी का सामना किया है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि एक पूरे कंट्री को खत्म कर सकती है। एबेल बताता है कि उन्होंने इविल माउंटेन्स के साउथ में कई गिबरनोस को भी मारा है। हग तो ये सुनकर शॉक ही हो जाता है, लेकिन रियो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। एबेल कहता है कि कैलाडी का रास्ता ढूंढने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो इविल माउंटेन्स को भी क्रॉस करके आए हैं। हग कहता है कि कोई भी जिंदा आदमी आज तक उन माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाया है। एडवेंचरर्स भी वहाँ पर तभी जाते हैं जब मजबूरी हो, और रियो और एबेल ने तो उसे क्रॉस कर दिया है और साथ में ये सारे स्टोन्स भी लाए हैं। तो फिर एबेल अब पूछता है कि क्या ये रियो का रैंक बढ़ाने के लिए इनफ है। हग कहता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है भाई साहब। और तभी एंट्री होती है एबेल के साथियों की, लीन, रिजिया और वॉरेन। ये सब एबेल के लिए बहुत चिंतित है। गिल्ड मास्टर हग उन सबको वो रूम तब दे देता है और रियो का डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए रिसेप्शनिस्ट नीना को बुलाता है। एबेल रियो से कहता है कि जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए तो रिसेप्शन पर उससे मिलना, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है। हग रियो को बताता है कि जो लोग अभी आए थे ना, वो क्रिम्सन स्वॉर्ड के मेंबर्स हैं, यानी कि एबेल की टीम और सिटी की सबसे पॉपुलर पार्टी। एबेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक वेवर्न को अकेला डिफीट नहीं कर सकता था। मतलब ये क्लियर है कि रियो की स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हग तो यह तक कह देता है कि डी रैंक भी रियो के लिए छोटा है। हग ये भी नोटिस करता है कि रियो एक मेज लगता है, लेकिन उसका फिजिक एक वॉरियर जैसा है। तभी नीना रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर ले आती है और हग अपने दूसरे काम के लिए निकल जाता है। अब रियो और नीना इंट्रोड्यूस होते हैं और वो इंटरव्यू स्टार्ट करती है। सबसे पहले क्लास पूछा जाता है तो रियो कहता है मेज। एलिमेंट रियो कहता है वाटर। रेसिडेंस रियो बताता है कि वो अभी ही सिटी में आया है। नीना एक्सप्लेन करती है कि रजिस्ट्रेशन के साथ उसे गिल्ड रेसिडेंस का 300 डेज का एक्सेस भी मिल जाएगा। फिर वो पूछती है कि क्या रियो कभी डंजन्स में गया है। रियो कहता है कि नहीं। नीना बताती है कि गिल्ड हर महीने एक इंट्रोडक्टरी डंजन्स कोर्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें नए एडवेंचर्स को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। वो रियो से पूछती है कि क्या उसे इंटरेस्ट है। रियो तो तुरंत हाँ बोल देता है। नीना कहती है कि कोर्स परसों से स्टार्ट होगा और वो चाहती है कि रियो इसे अटेंड करे। यहाँ से इंटरव्यू कंप्लीट होता है। अब ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए रियो को अपना हाथ एक क्रिस्टल पर रखना होता है और थोड़ी सी मैजिक के साथ उसका गिल्ड कार्ड भी बन जाता है। सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद नीना रियो को कांग्रेचुलेट करती है और वेलकम करती है। इस तरफ कुछ देर बाद
एबल रियो को एक जगह पर ले जा रहा होता है, जहाँ पर रियो एबल से पूछता है कि अब कहाँ जाना है। एबल कहता है कि उसे रियो को रिवॉर्ड करना चाहिए इतना साथ देने के लिए, इसीलिए वो उसके लिए कुछ कपड़े और एक छड़ी खरीदना चाहता है। रियो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है छड़ी पर क्यों? एबल कहता है कि तुम एक विजार्ड हो और तुम्हारे पास छड़ी भी नहीं है। रियो कहता है अरे उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट में स्वॉर्ड यूज करता है। ये सुनकर एबल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो कभी रियो की स्वॉर्ड देखी नहीं थी। रियो अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और एबल सोचता है कि उसे अभी भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। रियो भी मानता है कि उसे भी यहाँ के सिस्टम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने हैं। खैर कुछ देर बाद अपनी चीजें खरीदने के बाद रियो सोचता है कि इस न्यू वर्ल्ड में खाना, पानी, कपड़े और बाकी बहुत सारी चीजें उसके पहले वर्ल्ड की जैसी हैं। इसका मतलब शायद कोई पहले आया होगा जिसने ये सब किया है। एबल वापस आता है और रियो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन एबल कहता है कि अच्छा हुआ कि सब कुछ टाइम पर खत्म हो गया क्योंकि अब उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां मना करना बिल्कुल मुमकिन नहीं। और वो जगह होती है एक वेलकम बैक पार्टी। पूरी गिल्ड एबल के सेफ रिटर्न पर खुश होती है और सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस तरह उनकी रात पार्टी में ही निकल जाती है। रियो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फिर नीना उसे गिल्ड रेसिडेंस ले जाती है, जहां उसे बताया जाता है कि वो आज से रूम नंबर 15 में शिफ्ट होगा। वहां पर उसकी मुलाकात होती है दो नए कैरेक्टर से, नील्स और एटो। दोनों रियो से मिलकर खुश होते हैं। नीना फेयरवेल बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन क्लियरली नील्स उसके प्यार में पूरी तरीके से फिदा होता है। पर थोड़ी देर बाद नीना वापस आती है एक और नए एडवेंचरर के साथ। यह लड़का है एमोन, एक यंग बॉय जो अपनी फैमिली के गुजर जाने के बाद एडवेंचरर बनने निकला है। उसने डिसाइड किया है कि लूने में आके नई जिंदगी शुरू करेगा। नीना रियो को बताती है कि एमोन भी डंजन कोर्स ज्वाइन करेगा, इसलिए दोनों को साथ में ट्रेनिंग करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्रिम्सन स्वॉर्ड के ग्रुप में लिन एबल की स्टोरी सुनकर उस पर विश्वास ही नहीं करती है। वो कहती है कि एबल जो डिस्क्राइब कर रहा है वो मैजिक लॉस के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। आइस वॉल एक वीक वाटर स्पेल है जो इजीली एयर स्लेश से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो बड़े बड़े आइस क्यूब से स्काई से गिराकर एनिमीज को क्रश करना, ये तो बिल्कुल बकवास लगता है। लिन तो स्ट्रेटली बोल देती है कि एबल झूठ बोल रहा है। एबल कहता है अरे उसने खुद ही अपनी आंखों से देखा है, लेकिन लिन इंसिस्ट करती है कि मैजिक सिर्फ कास्टर के पास ही कमजोर होता है, दूर नहीं। मतलब कि रियो का काम इम्पॉसिबल है और रियो ने वेवर्न को आइस स्पेयर से मार दिया, जबकि वेवर्न्स के पास तो एक वाइंड बैरियर होती है जो मैजिक को रिपेल कर देती है। एबल भी अब सोचता है कि लॉजिकली तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कहता है कि ये सब सच है। तभी रीगिया कहती है कि इतनी इम्पॉसिबल चीजें तो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता था, और वो था लेजेंडरी इन्फर्नल विजार्ड। रूमर्स कहते हैं कि उसने एक ही स्पेल में 1000 इंपेरियल सोल्जर्स को मार दिया था। एक गवर्नर को उसने एक ही झटके में राख बना दिया था और एक पूरी सिटी को समनिंग से मैप से ही हटा दिया था। रिजिया बोलती है कि अगर रियो ने ये सब किया है तो वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर वो एनिमी बन गया तो ये डरावना होगा। लिन कहती है कि बस यही उम्मीद है कि वो एम्पायर का साथी ना बन जाए। एबल कहता है नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। सब पूछते हैं क्यों? एबल कहता है कि रियो को एम्पायर का नाम भी पसंद नहीं है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एबल कहता है कि उसे भी समझ में नहीं आता। बस रियो शुरू से ही कह रहा था कि उसे ये एम्पायर बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ दिनों बाद रियो और एमोन और उन जैसे कई एडवेंचरर्स को बताया जाता है कि दोपहर को वो लोग एक असली डंजन के पहले लेवल में एंट्री करेंगे। एमोन यहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे समझाता है कि डर से ना एनर्जी वेस्ट होती है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। यहाँ रियो एक इंटरेस्टिंग सवाल करता है कि क्या डंजन के किसी लेवल पर सीधा ट्रेवल करना पॉसिबल है? इंस्ट्रक्टर बताता है कि साउथ के डंजन्स में ऐसा होता है, लेकिन ये डे लूने डंजन्स में पॉसिबल नहीं है। डंजन्स के बारे में एक और फैक्ट बताया जाता है कि ये डंजन्स असल में सिटी के सेंटर में है, और सच बात तो ये है कि पूरा शहर डंजन्स के आसपास बनाया गया था। हर कुछ सालों में मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसे कहा जाता है ग्रेट टाइड। इसीलिए शहर के 2 दरवाजे होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। एमोन तो थोड़ा टेंशन ले लेता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर क्लियर करता है
कि अगली ग्रेट टाइड आने में अभी कई साल लगेंगे। एक और रूल ये भी है कि जो भी डंजन में एंटर करे उसे अपना नाम और एंट्री टाइम रजिस्टर करना होता है। इसके बाद वो लोग पहले लेवल पर पहुंच जाते हैं। थ्योरी के हिसाब से यहाँ मॉन्स्टर नहीं होते हैं और अगर होते भी हैं तो बहुत वीक होते हैं। लेकिन अचानक रियो दूर कुछ देखता है और एमोन को तैयार होने के लिए कहता है। ये सोल्जर एक एंट निकलता है। सोल्जर एंट बिगिनर्स के लिए होते हैं। रियो तब अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है और एमोन फाइनल अटैक मारकर उसकी मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लेता है। एमोन तो यहाँ पर खुशी से भर जाता है। इसके बाद ये इन पर लौट कर सब सेलिब्रेट करते हैं और सोचते हैं कि रियो और एमोन ने इजीली सोल्जर एंट को हरा दिया। फिर सब लोग अगले दिन की प्लानिंग करते हैं और एमोन फिर से डंजन जाना चाहता था, लेकिन अकेला वो थोड़ा घबरा जाता है। तो रियो ऑफर करता है कि वो भी साथ में चलेगा क्योंकि उसका टारगेट है 3rd लेवल तक पहुंचना। लेकिन ये बात भी अजीब है कि पहले लेवल पर ही सोल्जर एंट दिख गया। नॉर्मली तो सिर्फ वहाँ पर बेट्स ही होते हैं। एटो बोलती है कि कुछ महीनों से एंट्स पहले 2 लेवल पर अचानक अपीयर कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एबल एंट्री लेता है और बताता है कि एंट्स अपने टनल्स खोदते हैं जो 1st लेवल तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग एकदम शौक में होते हैं कि एबल खुद यहाँ पर आया है। नील्स तो सुपर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो एबल का सबसे बड़ा फैन है। वो एबल से हाथ मिलाता है। यहाँ पर रियो एबल से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। एबल बताता है कि उनका मिशन लंबा हो गया। तभी उसके साथी आ जाते हैं और उसे बुला लेते हैं गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने के लिए। एबल कहता है कि वो बस नए एडवेंचरर्स को थोड़ा हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त उसे खींच कर ले जाता है। रिजिया और लीन भी रियो को देखकर थोड़ा नोटिस करती है। लीन तो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाती है और रिजिया कहती है इसे अवॉइड करो, लेकिन लीन बोलती है कि इतने पावरफुल मैजिशियन को देखकर इंटरेस्ट तो नेचुरली होता है यार। एबल भी हिंट देता है कि जल्द ही सब उसे एक्शन में देख पाएंगे। अगले दिन एमोन और रियो डंजन्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रियो उसकी स्वॉर्ड स्टाइल देखकर कहता है कि तुम्हारी टेक्निक थोड़ी एबल जैसी लग रही है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पुराने टीचर भी एक एडवेंचरर थे। एमोन उसे अपना सीक्रेट शेयर करने लगता है और बताता है कि हाँ, उनका नाम कीरो था। वो रॉयल कैपिटल में तलवारबाजी सिखाते थे। रियो कहता है ऐसा रिफाइंड टीचिंग के साथ तुम्हारा पोटेंशियल कमाल का है। अब यहाँ पर एमोन भी एक बात पर हैरान था कि एक मैजिशियन हो फिर भी तलवार में इतना स्किल्ड कैसे हो सकते हो। रियो शांति से कहता है कि उसने भी एक टीचर के साथ तलवार का ट्रेनिंग किया था काफी समय पहले। इसके बाद अगले दिन रियो डिसाइड करता है कि वो डंजन नहीं जाएगा, उसके कुछ और प्लान्स होते हैं। वो एक बड़े से लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ वो एल्केमी के रिसर्च करना चाहता था। रियो सोचता है कि अगर सीरियसली सीखना है तो अपने खुद के बुक्स भी खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अचानक आसमान में एक एक्लिप्स होने लगता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है और तभी कोई उस पर एक जबरदस्त अटैक करता है। रियो शॉक में होता है और तभी सामने एक मिस्टीरियस औरत आ जाती है। वो औरत कहती है कि उसे इंसान देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियो को तुरंत समझ में आ जाता है कि यह लड़की बहुत पावरफुल है। वो डर तो जाता है, लेकिन वो यहाँ से भाग भी पाएगा या नहीं उसे खुद भी शक होता है। औरत फिर से एक और अटैक करती है, इतनी ताकत से कि रियो को अपना आइस वॉल बनाकर बचना पड़ता है। और जब वो औरत देखती है कि रियो अपना डिफेंस इतना स्टेबल बना सकता है तब उसे शौक लगता है और उसे यह भी हैरानी होती है कि रियो ने फेरी किंग के कपड़े पहने हुए हैं। अब वो औरत समझ जाती है कि इसे किसी भी हालत में हराना ही होगा। रियो भी अपनी आइस वर्ड निकाल लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त बैटल शुरू हो जाता है। औरत तो इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे हवा की मदद से चल रही हो, लेकिन यहाँ पर रियो को याद होता है कि उसका मास्टर तो इससे भी ज्यादा स्ट्रोंग था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट होता है। औरत समझ जाती है कि जो स्वॉर्ड रियो के पास है वो भी फेरी किंग की है। अब तो वो पूछ ही लेती है कि तुम आखिरकार हो कौन। उसे यह भी देख के हैरानी होती है कि रियो इतने फास्ट स्पेल को कास्ट कर लेता है। उसके लिए तो रियो अब एक मॉन्स्टर जैसा है। तभी बैटल और इंटेंस हो जाता है, पर औरत के पास रीजनरेशन पावर होती है। वो तो रियो को उड़ाकर फेंक देती है, लेकिन रियो उसके लिए गरम सा सरप्राइज छोड़ देता है जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका रूप तो बिल्कुल एक हेल के डीमन जैसा दिखने लगता है, लेकिन उसका वक्त खत्म हो जाता है
और उसे लड़ाई अधूरी छोड़कर जाना पड़ता है। जाते जाते वो कहती हैं कि बहुत समय बाद उसने ऐसा इंटरेस्टिंग कॉम्बैट फील किया है और वो रियो को अपना नाम बताती हैं, लियोनोरे उराका। रियो भी अपना नाम बताता है और कहता है कि वो उससे दोबारा मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो एक डीमन है। लियोनोरे को एक और झटका लगता है कि रियो को उसकी असली आइडेंटिटी भी पता है, लेकिन तभी वो कहती है कि तुम इतने स्ट्रोंग हो इसीलिए हमारी मुलाकात फ्यूचर में फिर से जरूर होगी, चाहे मेरे साथ हो या फिर किसी और डीमन के साथ। और जाने से पहले लियोनोरे बोलती हैं, रियो दुनिया के किसी भी कोने में मरना मत, मैं और स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हें खुद मारने आऊंगी। इस तरह रियो बड़ी मुश्किल से बच जाता है। उसे लगता है कि अगर ये फेरी किंग का आउटफिट उसके पास ना होता तो वो इस बैटल में कभी जिंदा नहीं बचता। अब रियो यहाँ पर थोड़ा वीक फील कर रहा था क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी बुक्स खरीदनी थी। पर प्रॉब्लम तो ये थी कि रियो के पास पैसे ही नहीं बचे थे। लेकिन जब वो अपना अकाउंट चेक करता है तो उसे शौक लगता है कि अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। दरअसल ये पैसा वेवन के स्टोन्स को बेचकर आया था। उसने तो सोचा था कि इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उनके रेट्स बहुत ही हाई निकलते हैं। मतलब कि अब रियो को रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। इसी बीच डंजन के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे एक मुसीबत में फंस गए हैं। एक ग्रुप उन पर अचानक अटैक करता है और उनकी गिनती भी ज्यादा होती है, लेकिन रियो ने सब नोटिस कर लिया। वो भी उन पर सरप्राइज अटैक करता है और बचे हुए एनिमीज को खत्म कर देता है। बैटल के बाद रियो डिसाइड करता है कि सबसे पहले ईटो को हील करे क्योंकि वो एक प्रीस्ट है। ईटो रियो के कंधे की चोट हील कर देता है, लेकिन वो कहता है कि ये वाउंड तो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का रिजल्ट लग रहा है। जब वो रियो से पूछती है तो रियो कहता है, अटैक सीधा दिल पे लगना था, मैं बस किस्मत से बच गया। वो तब उससे पूछते हैं कि रियो किस चीज से लड़ रहा था। रियो कहता है कि अगर फ्री टाइम मिलेगा तो वो बता देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि अब उसके पास बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है, जो कि है लियोनोरे का रिसर्च करना, डीमंस के बारे में पढ़ना और उस अजीब स्पेस को समझना और अपनी बुक्स पढ़कर और नॉलेज गेन करना। लेकिन फिलहाल वो डिसाइड करता है कि अभी वो एक अच्छा सा बाथ लेकर रिलैक्स करेगा। इस वक्त डंजन्स में दूसरे लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगता है क्योंकि 5th फ्लोर पर गोब्लिन आर्चर्स नहीं होने चाहिए। नील सजेस्ट करता है कि अभी उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि हेल्थ और सेफ्टी सबसे पहले आती है। सब उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि एक डेंजरस मॉन्स्टर इंटर करता है जिसमें बिल्कुल भी मर्सी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ रियो अपने दिमाग में लियोनोरो की फाइट को याद करता है। उसे क्लियरली फील होता है कि उन दोनों का पावर बहुत हद तक एक जैसा ही था। इसीलिए फिर रियो सोचता है कि उसे अपना कॉम्बैट को और इम्प्रूव करना होगा। रियो थोड़ा जेलस भी होता है लियोनोरे की स्पीड को देखकर। उसे लगता है कि जरूर उसने वाइंड मैजिक यूज किया होगा। रियो डिसाइड करता है कि वो अपने आइस मैजिक को ना अब और पावरफुल बनाएगा। उसका प्लान है कि आइस को ग्राउंड पर लगाकर अपने पीछे से पानी को एक प्रोपल्सर की तरह यूज करे। इससे हो सकता है कि वो और हाई स्पीड को पा सके। आइडिया तो रेडी होता है, अब सिर्फ उसे परफेक्ट करना है। इस पर्पस के लिए रियो लाइब्रेरी जाता है डीमंस के बारे में और मैजिक के बारे में रिसर्च करने। उसी टाइम लीन भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है क्योंकि अभी तक उसे रियो की बातों पर पूरा विश्वास नहीं होता है। तभी एक एल्फ लड़की जिसे रियो पहले मिल चुका था वापस सामने आती है और उसका नाम है केरा। गिल्ड में वापस आने पर बच्चे नीना को बताते हैं कि उन्होंने 5th फ्लोर पर गोब्लिन्स आर्चर्स देखे हैं। नीना भी शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो तुरंत गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करती है। गिल्ड मास्टर हक भी हैरान होता है क्योंकि गोब्लिन आर्चर्स तो हमेशा 10th फ्लोर के बाद ही मिलते हैं। वो कहता है कि ये सिचुएशन तो सीरियस है। हक पूछता है कि अभी सिटी में कितने बी रैंक के ग्रुप हैं। नीना बताती है कि 2 हैं, क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड। हक दोनों ग्रुप को बुलाने का ऑर्डर देता है और एबल और उसकी टीम तुरंत आ जाती है। एबल थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उस व्हाइट ब्रिगेड के लीडर से डील करना मुश्किल लगता है। तभी डोर खुलने पर सामने आता है व्हाइट ब्रिगेड का लीडर, जो कि एक हैंडसम लड़का होता है और उसका नाम होता है फेल्प्स। गिल्ड मास्टर सबको गोब्लिन आर्चर्स के साइटिंग्स के बारे में बताता है। एबल डाउट करता है कि यह इन्फॉर्मेशन कितना सही है, लेकिन हक साबित करता है कि एडवेंचरर्स अपने साथ गोब्लिन्स के मैजिक स्टोन भी लाए थे।
मतलब यह है कि ये न्यूज 100% सच है। इसीलिए वो दोनों ग्रुप को एक मिशन देता है, जाओ और ग्रेट टाइड के साइंस को ढूंढो। और तभी सबको याद आता है कि पिछली ग्रेट टाइड को बस 10 साल ही हुए हैं, यानी इसका मतलब हो सकता है कि एक नया बड़ा डिजास्टर फिर से उनके सामने आने वाला है। रिजिया को लगता है कि गोब्लिन्स और दूसरे क्रिएचर जो गलत लेवल्स पर दिख रहे हैं ये एक बड़ी वार्निंग है। हग यहाँ पर सबको समझाता है कि वो हर ग्रुप को 100 गोल्ड कॉइन एडवांस और 200 कंप्लीट होने के बाद देगा। मिशन ये है कि पता लगाया जाए कि क्या एक ग्रेट टाइड आने वाली है, और अगर वो शुरू हो गई है तो सबको तुरंत सरफेस पर लौट कर डबल वॉल पर रिफ्यूज लेना होगा और नाइट्स के साथ मिलकर लड़ना होगा। एबल हैरान हो जाता है कि ह्यूज ने सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखा है। टीचर कहते हैं कि मिशन अगले दिन सुबह से स्टार्ट होगा और डंजन तब तक बंद रहेगा, और तब दोनों ग्रुप से खुशी खुशी मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरफ रियो के साथी उससे पूछते हैं कि वो इतनी सुबह सुबह क्यों निकल रहा है। रियो बताता है कि वो लाइब्रेरी के नॉर्थ विंग जा रहा है जहाँ एडवांस मटेरियल है जो उसे एल्केमी सीखने में हेल्प करेगा। एमोन बोलता है कि वहाँ फॉरबिडन बुक्स भी है, लेकिन ईटो कहता है कि उनके लिए बी रैंक चाहिए होता है। वहाँ पर तब रियो के साथी डंजन के लिए निकलते हैं और रियो उन्हें गुड लक विश करता है। इस तरफ दोनों ग्रुप्स ने सी रैंक और ऊपर के एडवेंचरर्स को रिक्रूट कर लिया होता है, लेकिन जैसे वो अंदर घुसते हैं एबल को बुरा फील होता है। इसीलिए वो लिंक से स्पेल यूज करने को बोलता है ताकि पहले लेवल को एनालाइज कर सके। लिंक अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और तुरंत शॉक हो जाती है। एंट्रेंस पर ही 100 मॉन्स्टर दिख रहे हैं, मतलब कि ग्रेट टाइड आने वाली है। गिल्ड मास्टर तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है और नाइट्स को और गिल्ड को वार्न करता है। गिल्ड में रियो के साथी भी सोच रहे होते हैं कि डंजन क्यों क्लोज है। तभी एक बंदा उनको बताता है कि ग्रेट टाइड आने वाली है और सबको पहली वॉल पर जाकर तैयार होना होगा। इधर प्रोटैगनिस्ट एक एल्फ से टकराता है जो कि थी सेरा। सेरा तब खुद को फ्रेंडली तरीके से इंट्रोड्यूस करती है, पर रियो यहाँ पर क्लियरली नर्वस दिख रहा होता है। वो पूछती है कि रियो यहाँ पर क्या कर रहा है। रियो बोलता है मुझे एल्केमी सीखनी है क्योंकि मैं एक गोलेम बनना चाहता हूँ। सेरा हैरान हो जाती है क्योंकि ये काफी अजीब बात है, लेकिन वो उसकी मदद करने का ऑफर देती है। रास्ते में वो बताती है कि वो भी एक एडवेंचरर है और बी रैंक ग्रुप विंट का पार्ट है। सेरा वही एल्फ है जिसका जिक्र एबल ने किया था, जो कि काफी रेयर होता है कि एक एल्फ इंसानों के बीच में रहे। लेकिन सेरा खुश है क्योंकि इसी वजह से उसकी मुलाकात रियो से हो गई। इस तरफ डंजन का दरवाजा तोड़ दिया गया होता है और मॉन्स्टर का अटैक शुरू हो गया होता है। वहाँ पर हक के हिसाब से इस दफा मॉन्स्टर पहले से भी कई गुना ज्यादा हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। समय गुजरता है और गोब्लिन्स लगातार आ रहे होते हैं और अभी तक सिर्फ नॉर्मल गोब्लिन्स ही आए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला वेव क्या लेकर आने वाला है। एरोज भी खत्म होने लगते हैं और अब तो वो लोग सिटी के स्टोर से बची कुछ लास्ट एरोज ही यूज कर रहे होते हैं। नील यहाँ पर एबल को बताता है कि गिल्ड मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड ग्रुप एक पॉसिबल जायंट मॉन्स्टर को हैंडल करेगा जो कि वॉल के पीछे हो सकता है, इसीलिए एबल को तैयार रहना होगा। कई घंटों की फाइट के बाद ज्यादातर गोब्लिन्स को मार गिराया जाता है, लेकिन अब दोनों ग्रुप से सामने आते हैं एक गोब्लिन जनरल का सामना करने, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 जनरल्स वहाँ पर होते हैं। ये बहुत ही बुरा साइन होता है क्योंकि अगर 3 जनरल्स एक साथ आए हैं तो इसका मतलब है कि उनके पीछे गोब्लिन किंग भी होगा और महाराज उसकी पावर का लेवल अलग ही लेवल पर है। स्ट्रेटेजी क्लियर होती है कि पहले जनरल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, वरना किंग के आने के बाद बचाव बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तभी फाइट के बीच एबल सबको चीख करके बोलता है डक करो, और शुक्र होता है कि सबने उसे सुन लिया होता है क्योंकि एक एक्सट्रीमली पावरफुल एयर स्लेश निकलता है जो डायरेक्ट जनरल्स को ही उड़ा देता है, और इसका जिम्मेदार है खुद गोब्लिन किंग। किंग की पावर इतनी हाई होती है कि सिर्फ फेल्प्स और एबल ही उसे टैकल कर सकते थे। अब तो सब उन दोनों की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखते हैं। फेल्प्स से ज्यादा कुछ कर नहीं पाता तो एबल अपने अटैक से यूज करता है और एक डायरेक्ट हिट लगाता है, पर यह भी काफी नहीं होता है। लेकिन ये एक प्लान का हिस्सा था क्योंकि पैरेलल में लीन अपना स्पेल कास्ट कर रही थी जो कि था रेन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, यानी कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल मैजिक जिसे तैयार करने में बहुत टाइम लगा हुआ था। और जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है गोब्लिन किंग पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है। यहाँ पर सबको सुकून मिलता है कि इस बार का प्लान काम कर गया, लेकिन फिर भी एक अजीब सा फीलिंग होता है कि डंजन के पीछे ना
अभी भी कुछ तो छुपा हुआ है। खैर इसके बाद लड़ाई खत्म होते ही लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और खाना शराब का आनंद उठाते हैं। शराब का आनंद नहीं उठाना चाहिए महाराज, घर के घर परिवार के परिवार बिगड़ जाते हैं। खैर खुशी का माहौल चारों तरफ होता है, लेकिन गिल्ड मास्टर के लिए सीन उल्टा होता है। उसको पेपर वर्क और रिपोर्ट भरनी होती है और कैपिटल से इन्वेस्टिगेटर्स आने वाले हैं और डंजन 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए क्लोज रहेगा। नील इम्प्रेस हो जाता है एबल से कि उसने अकेले अपने सुपर पावरफुल अटैक से एनिमी को खत्म कर दिया, और सब लोग ये जानकर भी शौक में थे कि एबल ने अपने पार्टनर के स्पेल को इजीली डोज कर लिया था। यहाँ पर एबल खुद समझाता है कि ये पॉसिबल हुआ उसके एक एबिलिटी से, जिसका नाम है परफेक्ट शेडो, जो किसी भी रेंज्ड अटैक चाहे एरो हो या फिर मैजिक उसको डोज कर सकता है। थोड़ी देर बाद लीन खुद आती है रियो से बात करने के लिए। वो कहती है कि क्या तुम सच में हवा में आइस वॉल बना सकते हो? रियो यहाँ पर काम तरीके से जवाब देता है हाँ, लेकिन उसमें लिमिट लगभग 40 मीटर है। लीन ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन रियो कहता है कि ये आसान नहीं था, इसे सीखने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। फिर लीन पूछती है कि क्या ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ स्पेल है? रियो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मेरे लिए तो मैजिक पर्सनली होती है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है ना बाबू भैया। ये सुनकर तो लीन हैरान ही हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो मैजिक बस रिसाइटेड स्पेल से होती है। एबल साइड में एक्सप्लेन करता है एकदम सिंपल वर्ड्स में। रियो स्पेल कास्ट करते वक्त कोई मंत्र ही नहीं पढ़ता है, और ये बात लीन के लिए एकदम अनबिलीवेबल होती है। खैर अगली सुबह तीनों वापस गिल्ड में मिलते हैं, लेकिन इस बार सरप्राइज ये होता है कि गिल्ड में एक भी जॉब अवेलेबल नहीं होता है। ईटो पूछता है क्या तुम्हें मैजिकल कॉपर और चाहिए? रियो कामली रिप्लाई देता है हाँ, और एक स्टोन का प्राइस होता है 5 लाख फ्लोरिन्स यानी 50 गोल्ड कॉइन्स। यह सुनकर सब सैड हो जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा तो उनके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन रियो असली बॉस निकलता है और वो इन तीनों को हायर करता है। वो ऑफर देता है कि तुम लोग मेरे लिए और लेकर आओ और मैं हर एक को 4 कॉइन दूंगा, और जो भी मैजिकल कॉपर और लाओगे मैं 25 गोल्ड कॉइन में खरीद लूंगा। बस कंडीशन ये है कि तुम सब सेफ वापस आना। नील से शौक होके पूछता है सच में इतने पैसे दोगे? रियो समझाता है कि टोटल सिर्फ 37 गोल्ड कॉइन्स है, जो टाउन के रेट से भी कम है, और इसे सुनकर सब मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से एक आवाज आती है। रियो नोटिस करता है कि कुछ नाइट्स एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और एक लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्स उस पर तलवार निकाल देते हैं। तभी एकदम से नाइट गिर जाता है और कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है। पर तभी वहाँ पर फेल्प्स आता है और यहाँ पर नाइट्स धमकी देते हैं अगर हमें चैलेंज करोगे तो गिल्ड से निकाल दिए जाओगे। फेल्प्स यहाँ पर कामली बोलता है थोड़ा ना अपनी औकात में रहो बे, मैं सिर्फ एडवेंचरर ही नहीं बल्कि इस किंगडम का नोबल हूँ, हेनलिन फैमिली का हेयर। मेरे फादर खुद फॉर्मर नाइट कमांडर हैं, इसीलिए जितनी भी बकवास तुम ये कर रहे हो ना, ये अभी के अभी बंद करो। ये सुन के नाइट्स तुरंत पीछे हट जाते हैं। फेल्प्स लड़की को सेफ जगह भेजने को बोलता है और रियो भी वहाँ पर होता है। तभी फेल्प्स से रियो को पहचानता है, क्योंकि एबल ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। फेल्प्स क्विकली नोटिस करता है कि नाइट्स वहाँ पर पहले फिसल गए थे, क्योंकि रियो ने उसके आर्मर को फ्रीज कर दिया था। लेकिन वो स्माइल करके बोलता है डोंट वरी, मैं ये सब इग्नोर कर देता हूँ। और वो ओपनली ये भी बताता है कि एबल तुम्हारे बारे में हमेशा कहता रहता है कि अगर रियो उस दिन होता तो ग्रेट टाइड इजीली हैंडल हो जाती। खैर थोड़ी देर बाद एक और औरत फेल्प्स को बुला लेती है और वो रियो से गुड बाय बोलता है। शाम को रियो अकेले खाना खाता है, लेकिन तभी एबल एंट्री मार देता है। रियो उसे अकेला देखकर शॉक हो जाता है और मस्ती में बोलता है लगता है तुम किसी लड़की के साथ गए थे। एबल तुरंत उसे चुप करा देता है, ऐसे मत बोलो, वेटर सुन लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर रियो यहाँ पर मजाक में कहता है तुम्हें तो लीन को डेट पर ले जाना चाहिए। एबल तुरंत कहता है नहीं, लीन तो एक्चुअली वॉरेन को पसंद करती है और प्लीज ये बात भूल जाओ। वो यहाँ पर इस टॉपिक को चेंज करता है और बोलता है मैं तुमसे यहाँ पर हेल्प मांगने आया हूँ, क्योंकि जो रिसर्चर्स लूने में आने वाले हैं उनमें से एक उसका दोस्त है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उनके बॉडीगार्ड्स जो रॉयल नाइट्स है उनमें से कुछ करप्ट हैं। आज रात वो बाहर गए हैं और एबल को उन्हें ढूंढना पड़ेगा ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन रियो यहाँ पर तुरंत बीच में बोलता है कि उसने उन एडवेंचरर्स को वेलकम पार्टी में तो नहीं देखा। एबल कहता है कि कभी कभी फॉरेन एडवेंचरर्स डंजन्स के थ्रू आते हैं, लेकिन रियो को याद आता है कि डंजन तो अभी बंद है। ये बात मुझे
मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। और सच में थोड़ी देर बाद उनमें से एक रियो पर अटैक कर देता है, लेकिन चारों मिलकर भी उस लड़के को हरा नहीं पाते हैं। पता चलता है कि वो लोग सी रैंक के एडवेंचरर्स हैं, जेकेयर्स हैं, जो हान डी एलू की कैपिटल है। फिलहाल तो उन्हें बांध दिया जाता है ताकि ऑथोरिटीज उनसे निपट सके, लेकिन इधर जेंटलमैन का प्लान है फेल्प से बदला लेने का। अगली सुबह हग इन्वेस्टिगेटर्स को डांट कर पूछता है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग इतनी ज्यादा डिमांड्स करते हो और उसके बाद भी एडवेंचरर्स की प्रोटेक्शन भी चाहिए। वो आदमी कहता है कि हिज मैजेस्टी ने काउंट हारोल्ड लाल रेन को अपॉइंट किया है इस रिसर्च एक्सपेडिशन का लीडर बनाकर। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैं और उन्हें पूरी टेरिटरी में फुल ऑथोरिटी भी दी गई है। हक को यह सब बिल्कुल भी समझ नहीं आता, पर सामने वाला सीरियस हो जाता है और पूछता है क्या तुम्हें फुल ऑथोरिटी का मतलब पता भी है? मोनोक्ली वाला बंदा कहता है कि डंजन का ओपनिंग और डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन हग उसे नहीं मानता और वो कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ना लूने जिम्मेदार होगा, ना एडवेंचरर्स और ना ही गिल्ड। देखो, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त सब प्लॉट में क्या चल रहा है, शायद बाद में समझ में आ जाए। लेकिन ये ओल्ड मैन हक से पूछता है कि एडवेंचरर्स को ज्यादा पे करना पॉसिबल है या नहीं। हक कहता है कि एडवेंचरर्स के हिसाब से तो ये पॉसिबल है, लेकिन वो वार्न भी करता है कि ग्रेट टाइड के बाद डंजन्स के स्टेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कि उन्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इधर रियो कुछ खाने की तलाश में निकलता है, लेकिन गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की तुरंत उससे हेल्प मांगती है एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचने के लिए, क्योंकि उसके पास एक अर्जेंट लेटर होता है। रियो मजबूरी में उसकी हेल्प करता है। फिर एबल से मिलने के बाद लड़की बताती है कि यह लेटर मास्टर हिलेरियन ने भेजा है। उसने रिक्वेस्ट किया है कि कोर्ट मेजेस जो डंजन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन्हें सपोर्ट दिया जाए। रियो को तब लगता था कि डंजन बंद है, लेकिन एबल श्योर होता है कि जो बड़े लोग आए हैं उनके लिए डंजन खोल कर दिया जाएगा। एबल बताता है कि कई सालों पहले एक ए रैंक ग्रुप डंजन में गया था और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, और उनका लीडर तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी पावर लगभग एस रैंक के बराबर थी। मतलब अब तक किसी को नहीं पता कि अंदर होता क्या है। रियो सोचता है कि इंटेलिजेंट डिसीजन तो यही होगा कि अंदर बिल्कुल भी ना जाया जाए, लेकिन क्या करे, भूख लगी है तो वो वहाँ कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रीजिया उस लड़की का नाम पूछती है। लड़की अपना नाम बताती है, नेटेलिया स्कारस्टोक, और ये सरनेम एक बड़ी वाटर मेज फैमिली की होती है। लीन तो तुरंत ही इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछती है कि क्या नेटेलिया आइसेल का डिस्टेंस स्पेल जानती है, लेकिन नेटेलिया कहती है उसने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। एबेल कहता है कि लीन अभी भी अपना ऑब्सेशन छोड़ नहीं पाई है, पर लीन बोलती है कि कोई भी मैजिशियन ऐसे स्पेल में जरूर इंटरेस्ट लेगा। नेटेलिया पूछती है कि क्या ऐसे मैजिक सच में एग्जिस्ट करती है? तभी लीन हंसी के साथ बोलती है, हाँ, वो लड़का जो भी यहाँ से गया है यानी रियो, वो ऐसी मैजिक यूज कर सकता है। यहाँ पर एबल भी सबको वार्निंग देता है कि कभी भी रियो से पंगा ना लेना। उसका मानना है कि सब लोग मिलकर भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर कभी रियो दुश्मन बन गया तो बेस्ट ऑप्शन है सरेंडर कर दो भाया, क्योंकि एबल जानता है कि रियो अपने दोस्तों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ये उसका एक ऑर्डर है लीडर के तौर पर वो चाहता है कि सब लोग इसे फॉलो करें। इस तरफ डंजन के एंट्रेंस पर हमें एक डिवाइस दिखता है जो कि होता है माना रेसिड्यू डिटेक्टर। नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या करता है। जो भी डिटेक्ट होता है उसकी रीडिंग एनालिसिस टीम को मिल जाती है ताकि एक्सपेडिशन में कोई दिक्कत ना हो। एबल को ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि ये तो असली एल्केमी है। फिर वो ओल्ड मैन से बोलता है कि उसका एक दोस्त भी एल्केमी का बड़ा फैन है। ओल्ड मैन यहाँ पर थोड़ा हंसते हुए पूछता है, सच में तेरे दोस्त भी है? एबल यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कहता है, ऑफ कोर्स। और ओल्ड मैन खुश होता है कि एबल एडवेंचरर बनकर अच्छा कर रहा है। अब एक्सपेडिशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है और वो लोग आज 3rd लेवल तक पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रियो के पास लड़के अपना मिनरल लेकर आते हैं और पेमेंट भी ले लेते हैं। रियो को यकीन ही नहीं होता कि डंजन अब ओपन कर दिया गया है। रियो उन्हें याद दिलाता है कि सिर्फ रैंक 20 या उससे ऊपर के लोग ही डंजन में एंटर कर सकते हैं, मतलब कि वो लोग वैसे भी अंदर नहीं जा पाते। वो ये भी बताता है कि कुछ दिनों में एक मीटिंग होगी जहाँ डंजन की सिचुएशन पर डिस्कशन होगा। कुछ दिनों बाद एबल मेंशन करता है कि एक्सपेडिशन तो अब कई दिनों तक चलेगी। वो लोग लेवल 7 पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ अजीब मिला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टीम काफी मेहनत कर रही होती है। वहाँ पर
तब गिल्ड के अंदर डिस्कशन होता है कि एफ रैंक ग्रुप्स डंजन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होंगे। सप्लाईज के लिए दूसरी सिटी से ऑर्डर किया जा रहा है और कैरावैन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवेंचरर्स की जरूरत है। ये काम लेने के लिए लोग रेडी भी हैं। तभी रियो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है, ग्रेट टाइड के मॉन्स्टर्स जो मैजिक स्टोन छोड़ गए थे उनका कलर क्या था? हक बताता है कि वो सब लाइट कलर्ड थे। ये बात रियो को सोचने पर मजबूर कर देती है। वहीं इधर मोनोक्ले वाला बंदा एक अजीब ब्लैक एंट्रेंस पर पहुंच जाता है और उसे पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन वो खुश है कि यह डिस्कवरी उसने पहले की है। उस एंट्रेंस को वो पोर्टल नाम देता है और तुरंत अपनी टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पूरी टीम अचानक से गायब हो जाती है। नेटेलिया नोटिस करती है कि रीडिंग्स वेनिश हो चुकी है यहाँ पर। एबल तुरंत चेक करता है और सबसे पूछता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। सब बोलते हैं कि हाँ वो ठीक है। सबको लगता है कि उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया है, शायद ये पोर्टल का काम है। असल में ग्रेट टाइड के मॉन्स्टर्स डंजन के लेवल 38 के नीचे से आए थे, लेकिन अब जो हुआ उससे ये थ्योरी गलत लगती है। वहाँ पर तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन लगता है कि जीत की खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है, क्योंकि एक बहुत ही डेंजरस चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। डंजन्स के बाहर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन एक सिग्नल आता है जिसमें दिखता है कि सब लोग अब डंजन के लेवल 40 के आसपास हैं, और ये बात तो और भी अजीब लगता है। तभी यहाँ पर एक नया कैरेक्टर एंट्री करता है, एक आदमी जिसका नाम है क्रिस्टोफर, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज होता है। वो तुरंत जानना चाहता है कि डंजन्स के अंदर कोई अजीब एक्टिविटी हो रही है या नहीं। बॉयज यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टोफर का मतलब क्या है। तब क्रिस्टोफर खुद बताता है कि जो भी लोग डंजन के अंदर गए थे वो सब अचानक से गायब हो गए हैं। नेटेलिया कहती है और इसी वजह से सब रिकॉर्डिंग भी खत्म हो गई है और सिर्फ एक छोटा सा सिग्नल लेवल 40 से मिला था। क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है क्योंकि लेवल 40 तो बहुत ही डीप है। अब तक कोई एडवेंचरर लेवल 38 भी क्रॉस नहीं कर पाया है, और तो और लेवल 30 को क्रॉस करना भी बी रैंक का एडवेंचरर्स के लिए भी डेंजरस होता है। नेटेलिया तुरंत नीना के पास भागकर जाती है और उसे बताती है कि डंजन की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम गायब हो गई है। नीना फिर हक को इन्फॉर्म करती है और क्रिस्टोफर ने रिक्वेस्ट किया होता है कि वो खुद डंजन के एंट्रेंस पर जाए। हक को यहाँ पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि बेल और उसकी टीम भी उस ग्रुप में शामिल थे। टीचर डिसाइड करता है कि वो तुरंत जाएगा और वो नीना को बोलता है कि सारे स्टाफ को रेडी करे और मीटिंग पॉइंट डंजन के अंदर सेट करे। जब ये सब बवाल चल रहा होता है, हमारे हीरो रियो भाई साहब अपनी मस्त दुनिया में लाइब्रेरी में चिल कर रहे होते हैं। दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। वो डिसाइड करता है सेकंड फ्लोर पर जाने का, क्योंकि उसे लगता है वहाँ एल्फ मिलेगी। लेकिन जब वो नहीं होती तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। पता चलता है कि वो एक हॉलवे में ही है और रियो उसे देखकर इतना खुश होता है कि लगता है जैसे शायद वो प्यार में गिर रहा है। इतनी डेंजरस सिचुएशन चल रही उधर, इधर भाई साहब प्यार में गिर रहे हैं। एल्फ भी उसे मुस्कुराकर ग्रीट करती है और पूछती है कि वो कुछ ढूंढ रहा था क्या। रियो कहता है हाँ, वो पास्ट एक्लिप्सेस और ग्रेट टाइड्स के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर मिलेगा। एल्फ कहती है कि उसे पता है कि रिकॉर्ड कहाँ पर है और वो हेल्प कर देगी। साथ में चलते वक्त वो पूछती है क्या रियो सोचता है कि एक्लिप्सेस और ग्रेट टाइड्स के बीच कुछ कनेक्शन है। रियो कहता है अभी वो इसको लेकर कुछ ज्यादा सोचता नहीं है। एल्फ कहती है कि मॉन्स्टर्स के निकलने से 2 दिन पहले एक एक्लिप्स हुआ था और वो पर्सनली मानती है कि रियो का हाइपोथेसिस सही है। वो कहता है अरे हर ग्रेट टाइड से पहले एक्लिप्स होता ही है, लेकिन इस बार जो एक्लिप्स हुआ था वो टोटल एक्लिप्स था जो पहले कभी नहीं हुआ। रियो उससे पूछता है कि उसका ओपिनियन क्या है। एल्फ बताती है कि उसने पहले भी ये मैटर इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन अब वो स्पेसिफिकली रियो की सोच जानना चाहती हैं कि उसने ये आइडिया कैसे सोचा। रियो यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहता है कि ये तो बस एक फीलिंग थी, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकता कि उसने एक्लिप्स के टाइम पर एक डीमन का सामना किया था। ये जवाब सुनकर एल्फ उसकी आंखों में घूरती है, जिस वजह से रियो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और टॉपिक बदल देता है। वो पूछता है कि क्या उसे पता है कि मैजिक स्टोन का कलर कैसे चेंज होता है। एल्फ कहती है जितना ज्यादा एक मॉन्स्टर जिंदा रहता है उतना ही उसके स्टोन का कलर इंटेंस होता है। रियो कहता है कि उसने भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही सुना था और इसीलिए उसने ग्रेट टाइड मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स के स्टोन के कलर के बारे में सवाल किया था। वो बताता है कि सभी लाइट कलर के थे, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि सरफेस पर आने वाले मॉन्स्टर पुराने होते हैं तो उनके स्टोन्स तो डार्क होने चाहिए थे। और इस बार गोब्लिन जनरल्स और यहाँ तक कि गोब्लिन किंग भी आए थे, जो बहुत अजीब था। रियो एल्फ से पूछता है क्या उसे पहले से पता था कि ग्रेट टाइड मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन लाइट थे। एल्फ कहती है हाँ, रिकॉर्ड्स में लिखा था, लेकिन वो रिकॉर्ड्स काफी पुराने थे और पेजेस भी अधूरे और खराब कंडीशन में थे। एल्फ रियो से पूछती है कि क्या वो जाके ये रिकॉर्ड्स देखना चाहता है, और रियो इसके लिए मान भी जाता है। इस तरफ यहाँ आर्थर बोलता है कि थोड़ी देर पहले जो फीलिंग हुई वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने वेस्टर्न डंजन में टेलीपोर्ट किया था, लेकिन सवाल ये है कि अब ये लोग एक्चुअली है कहाँ पर। ओल्ड मैन का सोचना है कि शायद ये लोग किसी अननोन फ्लोर या कहीं और हो सकते हैं। फनी बात ये है कि रिसर्च इक्विपमेंट सब नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो सरफेस से शायद हेल्प भेजा जा सकता है, लेकिन आर्थर इस बात को कंफर्म नहीं करता क्योंकि यहाँ का एयर और एटमॉस्फेयर उसे काफी स्ट्रेंज लग रहा है। वो रिजिया से पूछता है कि क्या ये जगह किसी और चीज की याद दिलाती है। रिजिया एनालाइज करने के बाद कहती है कि ये क्लोज्ड सेंचुरी जैसी लग रही है। एबल को पता है कि क्लोज्ड सेंचुरी एक हाई लेवल प्रीस्ट के लिए एक्सक्लूसिव स्पेल है। रिजिया कहती है कि यह एक परफेक्ट डिफेंसिव स्पेल है, ऑलमोस्ट डिवाइन मिरेकल जैसा, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल या मैजिकल अटैक को रिपेल कर सकता है। मतलब शायद ये लोग किसी जायंट बैरियर के अंदर हैं। रिजिया सोचती है क्योंकि अभी तक बैरियर के लिमिट्स डिटेक्ट नहीं किए गए हैं, तो ये शायद बहुत बड़ा भी हो सकता है। एबल चिंता में होता है और लीन से कहता है कि अपनी एबिलिटी यूज करो और देखो कि क्या कुछ डिटेक्ट हो सकता है क्या। लीन चेक करती है और वार्न करती है कि लगभग 500 मीटर की दूरी पर कई सारी ह्यूमन प्रेजेंस फील हो रही है और अराउंड 1000 लोग और 50 अननोन लाइफ फॉर्म्स भी वहाँ पर हैं। आर्थर सोचता है कि क्लिफ से जल्दी मिलना ही बेस्ट है अभी के लिए। हग अभी भी उम्मीद कर रहा है कि ये सब जोक होगा क्योंकि सिटी के बेस्ट एडवेंचरर्स भी लेवल 40 तक नहीं पहुँच पाए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें हेल्प भेजना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही खराब होती है क्योंकि क्लिफ के ग्रुप पर अटैक किया जा रहा था। क्लिफ कंफर्म करता है कि जो लोग अटैक कर रहे हैं वो डीमंस हैं। वहाँ पे तब एबल और टीम काफी लेट पहुँचते हैं और शॉक में देखते हैं कि सामने तो डीमंस हैं। सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि फोकस करना और बैटल के लिए प्रिपेयर करना यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ओल्ड मैन खुद डीमंस पर अटैक करता है और सरप्राइजिंगली मैजिक काम करता है क्योंकि पहले सुना था कि ये तो फेल हो जाएगा। अब डीमंस गुस्से में उन पर अटैक करते हैं और फाइट ज्यादा लंबी नहीं चल सकती क्योंकि ओल्ड मैन कहता है कि उनका माना खत्म हो जाएगा। वहाँ पे एबल और उसका ग्रुप अटैक के लिए तैयार होते हैं और वॉरेन के साथ प्लान बनाकर डिसाइड करते हैं कि कैसे अपने साथियों के साथ डीमंस को फिनिश करेंगे। उनके बीच तब घमासान लड़ाई चलती है, पर एबल और उसके साथी धीरे धीरे हारने लगते हैं। और यही नहीं, डीमन प्रिंस फुल्ली अवेकन होने से पहले एक डार्क लॉर्ड का फॉर्म ले लेता है। रिजिया कहती है कि एक साथ सिर्फ 4 डीमन प्रिंस एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ एक ही अल्टीमेट डार्क लॉर्ड बनता है। एबल पूछता है कि क्या वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिजिया कहती है कि पास्ट में कोई भी हीरो उसे डिफीट नहीं कर सका है। एबल को समझ में आ गया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो डिसाइड करता है कि पहले डीमन प्रिंस के आसपास के डीमंस को मारना होगा ताकि शायद थोड़ी चांस मिल सके, लेकिन यहाँ पर डीमन वो तो 1-on-1 बैटल चाहता था। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है और एबल को समझ में आ गया कि ये बॉय बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। दूसरे जितनी भी मैजिकल अटैक्स लगाते हैं वो उस पर खरोच तक नहीं ला पा रहे थे। सिचुएशन बिल्कुल खराब लग रही होती है और सब एकदम हारने की कगार पर होते हैं। एबल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन इजीली डॉज कर देता है और उसे इतना हार्ड हिट करता है कि एबल को लगता है कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी रियो वहाँ पर आ जाता है और वो एबल का मजाक उड़ाने लगता है कि वो इतने खराब कंडीशन में है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि अब सब लोग शांत हो जाओ क्योंकि पार्टनर्स हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। एबल कहता है कि वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियो कहता है कि वो इजीली उसे हैंडल कर लेगा। इसके बाद रियो आगे बढ़ता है और वो छोटे मोटे डीमंस को तो आराम से मार देता है
और इसके बाद वो डीमन प्रिंस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा वो अभी इस स्क्रिप्ट में लिखने रखा है, आगे आएगी तो मैं इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट जरूर करूंगा। बाय।